नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि एसआईआर पर विपक्ष ने पूरा माया जाल फैला रखा है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये वोटर गलत, ये लिस्ट गलत, दूसरी तरफ एसआईआर भी नहीं चाहिए, यानी गड़बड़ी भी बताएंगे, शुद्धिकरण भी नहीं चाहिए। ऊपर से यहां पर दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक आज अलग हंगामा काटा गया है। तो ये जो पूरा माया जाल है, क्या इसमें विपक्ष को उम्मीद दिखाई पड़ रही है? क्या ये लग रहा है कि ये मुद्दा पकड़ के रखना है, इसीलिए संसद में भी हंगामा कर रहे हैं क्या? इसी पर करेंगे सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका के दौरे पर आसिम मुनीर गया हुआ है, तो वहां गीदड़ भभकी दे रहा है अमेरिका से, लेकिन ऐसी बातें भी कर रहा है जिससे यह पता चलता है कि हताश है, निराश है, घबराया हुआ है। और अब तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ये सब गीदड़ भभकी अपने पास रखो। बताएंगे आपको क्या कुछ कहा है विदेश मंत्रालय ने भी, और आसिम मुनीर ने क्या बोला था। और इसके बाद बात करेंगे कि यूपी में सपा की जो पीडीए पाठशाला है उस पर विवाद जारी है, और विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसमें भी हंगामा हुआ है। दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। ये तमाम बातें होंगे कई अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी गठबंधन के मार्च पर भाजपा का पलटवार। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं भरोसा। वहीं भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया संविधान विरोधी काम करने वालों का सरगना। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद करने का आरोप। कहा, अब हम अहम बिल कराएंगे पारित। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 आवास का उद्घाटन। पहली और दूसरी बार के सांसदों को मिलेंगे घर। पीएम ने परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा भी। उत्तर प्रदेश में मधुशाला बनाम पाठशाला का विवाद जारी। यूपी विधानसभा में सपा का हंगामा। विपक्ष विधानसभा के इस सत्र को बहुत छोटा बताकर इसको बढ़ाने की कर रहा है मांग। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को दी गीदड़ भभकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मात खाने के बाद आगे के युद्ध के लिए परमाणु हमले की धमकी। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत। राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी कदम उठाएंगे। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले हम खास चर्चा करने वाले खास मेहमानों के साथ की जो एसआईआर का मुद्दा है, क्या उस पर विपक्ष ने पूरा माया जाल फैला रखा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, पश्चिम बंगाल और बाकी सब राज्यों में भी। तो ये विपक्ष का माया जाल है क्या? क्योंकि बिहार में एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में चुनाव आयोग है। मतदाता पुनरीक्षण में छूटे हुए नामों के चल रहे हैं कैंप, उनको शामिल करने के लिए। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित किया था मतदाता सूची। किसी राजनीतिक दल ने मतदाता के नाम काटने की सूचना नहीं दी थी। सीधे लिए चलते हैं इस समय आपको राज्यसभा, जहां पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना तो एक बात, उसके विरोध में वो अपना वोट डालने का काम किया। तीसरी बात, अभी इनका मतलब यह है कि इनकी सुनो, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म एंड दिस इज ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और इनको यह ध्यान में रहे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हाउस को हम चलाएंगे। थैंक यू। द क्वेश्चन इज दैट द मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 has passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill.
Clause 2 to 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 and 3 are adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Sri John Britas, not present. Now I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 4 is adopted. Clause 5 to 14 stand part of the bill. Please, those in favor of will please say no. Sorry, ayes. Say ayes. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 5 to 14 are adopted. Clause 15 stand part of the bill. There is one amendment. Number 2 by John Britas. Not present. Not present. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 15 is adopted. Clause 16 to 22 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 16 to 22 are adopted. Clause 23rd stand part of the bill. There is one amendment. John Britas, not present. I shall now put clause 23rd to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 23rd is adopted. Clause 24 to 58 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 24 to 58. सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे, जहां पर फिलहाल एक विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया चल रही है और जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया था और उन्होंने अपनी बात कही थी। और सरकार का ये रुख है कि विपक्ष भले हंगामा कर रहा है, लेकिन जो जरूरी विधेयक हैं उसको अब दोनों सदनों में पारित करवाएंगे। किरण रिजिजू ने ये बात भी कही थी। बहरहाल हम अपने उस खबर पर लौटते हैं जिस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। वो मुद्दा एसआईआर, वो भी संसद से ही जुड़ा मामला है, क्योंकि वहां इसी मुद्दे पर तो हंगामा हो रहा है। तो एसआईआर पर विपक्ष का माया जाल है। बिहार में एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में इस बीच चुनाव आयोग है। मतदाता पुनरीक्षण में छूटे हुए नाम, उनको शामिल करने के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित किया था मतदाता सूची। ये अंतरिम सूची थी 1 अगस्त को जो प्रकाशित किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाताओं के नाम काटने की सूचना नहीं दी। इधर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उधर एक भी सूचना नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। आज दिल्ली में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप, उन्होंने लगाया था आरोप। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करने की मांग की है, लेकिन शपथ पत्र का नाम सुनते ही राहुल गांधी चुप्पी साध लिए हुए हैं। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को शपथ पत्र के लिए 2 बार आग्रह किया है, लेकिन सवाल यह कि संसद के अंदर और बाहर इस तरह का जो हंगामा हो रहा है, इसके पीछे विपक्ष का मकसद क्या है? देख रहे हैं आप तस्वीरें। तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल गांधी रोज रोज बनाते हैं झूठ का पहाड़। सबूत के नाम पर राहुल गांधी फ्लॉप साबित हुए हैं। देश में अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। संविधान बचाने के नाम पर संविधान को राहुल गांधी अपमानित कर रहे हैं, यह धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। तो हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास ही नहीं रह गया है। इसीलिए जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, और वहीं जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो कहते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी का दोगलापन आज जनता के सामने आ गया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए
व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है। और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे को लेकर भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग बेबुनियाद है, क्योंकि अब तक किसी ने भी एसआईआर पर आपत्ति नहीं जताई है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है, तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए चुनाव आयोग के सामने दस्तावेज रखना हमारा उद्देश्य था। चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। जयराम रमेश बता देते हैं यही हमारी मांग थी। इस मांग पर चुनाव आयोग ने भी कुछ कहा था। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आइए, मिल करके बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखिए। लेकिन ये लोग पूरी रैली करना चाहते थे लगता है वहां पर। खैर, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, और संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता कौशलकांत मिश्रा जी और संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले जरा ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, जिस तरह से कि हमने देखा कि इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि मार्च करेंगे, जाएंगे इलेक्शन कमीशन तक। इलेक्शन कमीशन ने कहा 30 लोग 30 संख्या कम नहीं होती, 30 की संख्या कम नहीं होती। बोले आइए, आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव लेकर आइए, बात कीजिए, हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन ये लोग लगता है कि पूरी रैली करने की तैयारी कर रहे थे और उसको लेकर संसद भवन से मार्च निकाल दिया चुनाव आयोग तक पूरा। क्या कुछ हुआ इसमें? क्योंकि जयराम रमेश जो बात कह रहे थे उसके लिए तो 30 लोग काफी थे। देखिए, जिस तरीके से आज के घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें विपक्ष ने पूरी की पूरी एक रैली जो निकाली चुनाव आयोग के लिए संसद भवन परिसर से, उसका मकसद वहां तक पहुंचना था और उससे आगे क्या करना था ये तो विपक्ष ही जानता होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने 12 बजे का वक्त दिया था कि आप में से 30 लोग जैसे कि उन्होंने, और इसमें ये भी उन्होंने मेंशन किया कि 30 ही लोग क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने व्हीकल के साथ कैंपस में आ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं 30 सांसद। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं करीब करीब उसमें सभी उन्हें शामिल होते हुए दिख रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 30 लोगों का संख्या बताई। लेकिन इसके बाद जब पूरा घटनाक्रम को देखें तो सभी लोगों ने वहाँ पर मार्च किया, और उसके बाद अगर सभी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की आती है, इसी वजह से पुलिस ने उनको रोका। और पुलिस का यही कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसको हम इस बात से भी देख सकते हैं कि अखिलेश यादव या अन्य कई सांसदों ने जो बैरिकेड है उसको तोड़कर उसको उसके ऊपर से निकलकर जो निषेधाज्ञा होती है उसका उल्लंघन भी किया जी। तो ये स्थिति अगर आयोग दफ्तर पर होती तो उसकी क्या स्थिति कही जाती। मुझे लगता है इसी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने, हालांकि उसमें उन्होंने मेंशन ये किया कि
यहाँ पर जो जगह उपलब्ध जगह है उसके हिसाब से 30 लोग ही आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आयोग ने अपनी जो सहूलियत है वो बताई, लेकिन विपक्ष उसमें अपनी रणनीति को शामिल करना चाहता था और इसी वजह से सभी लोग वहाँ पहुंचकर अपनी एक पॉलिटिकल सिनेरियो को वहां पर क्रिएट करने की मुझे लगता है रणनीति रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जयराम रमेश जो बात कह रहे थे वो निश्चित तौर पर 30 लोग क्या, उसके लिए वैसे तो 3 लोग ही पर्याप्त हैं, लेकिन 30 लोगों की इजाजत विनोद जी दी गई। और जैसा ऋषि कह रहे थे कि भाई वो लॉजिकल था, हर तरह से लॉजिकल था। 30 आदमी आइए, 30 आदमी अगर मान लीजिए एक एक प्रतिनिधि भी एक पार्टी से आते तो 30 राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की उसमें अपना प्रतिनिधि भेज सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हुजूम लेकर के वहां इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर में रैली करने का प्लान था क्या विपक्ष का? लाल जी, आप अभी तक कई एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं, बिन बादल बरसात। हाँ। मैं अभी बिहार से आया हूँ, 5-6 दिन के बाद मैं बिहार से आया हूँ और बिहार में मैंने SIR पे ऐसा कोई चर्चा नहीं लोगों के जुबान पे ऐसा सुना कि लोग कह रहे हो कि उसका नाम कट गया या उसका नाम नहीं जुड़ा, SIR में उसका नाम संदीप आया, जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं। अभी आया, आप ग्राउंड की बात बताइएगा। और आप ये देखिए कि बिहार में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा जो इन पॉलिटिकल पार्टी के BLA हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने BLA हैं, 1.5 लाख कम नहीं होता। वो BLA अभी जो जगह जगह पर चुनाव आयोग ने कैंप लगाया है, उसमें मतदाता पुनरीक्षण में जो नाम छूट गया था, उसका अगर छूट गया हो किसी का तो वो पुनरीक्षण में फिर से शामिल करा सकता है। उसके लिए कैंप लगा है। चुनाव आयोग रोज रोज एक लिस्ट दे रहा है सुबह सुबह कि आज 11वां दिन है, 1 तारीख से 11वां दिन है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से एक बंदे का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है कि इसका नाम छूट गया है जी। लेकिन दिल्ली में सड़क जाम है। हाँ। दिल्ली में अखिलेश यादव छलांग लगा रहे हैं। हाँ, उछल रहे हैं। इस सियासत का आप क्या नाम देंगे? इस सियासत का जो नाम है लाल जी, ये विपक्षी एकता जो लोकसभा के बाद दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरे कहीं उधर गिरे। क्या बात है। ये इधर उधर गिरने वाले देश को बता रहे हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन है, लेकिन वो राहुल गांधी का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे अभी तक। चालाकी से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को इस वोट चोरी के नाम पे एक नेतृत्व को सामने में रखा है। पहली बार लोकसभा के बाद आप देखेंगे कि विपक्ष के सारे नेताओं की मीटिंग हुई है, डिनर पार्टी हुई है, राहुल गांधी उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो ये राहुल गांधी के एक छवि बनाने का, इमेज बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज है। राहुल गांधी कांग्रेस का इस मामले में आप चालाकी कह सकते हैं कि आज उसने अलग अलग पार्टियों के 300 सांसदों को सड़क पे उतार दिया जी। उनके पास कुछ था नहीं चुनाव आयोग को बताने के लिए जी। 30 क्या एक आदमी काफी थे। अगर उनके पास मुद्दा होता, बिल्कुल, अगर उनके पास में कोई सवाल होता तो एक राहुल गांधी खुद चले जाएं इलेक्शन कमीशन और बताएं कि इन लोगों का नाम छूटा है। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम जो छूटा है वो क्यों छूटा है? राहुल गांधी अपने आप में सफिशिएंट है। इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3-3 राज्य के CEO बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि आप सबूत के साथ आइए, आप शपथ पत्र दीजिए, लेकिन आप झूठ फैला रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। ये इसलिए फैला रहे हैं कि देश में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर होकर प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बार का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये चुनाव आयोग के कारण है। अच्छा, ये भ्रमजाल राहुल गांधी का, इस भ्रमजाल को राहुल गांधी के इस विपक्ष के लोग ही तोड़ देंगे। अभी आप दूसरे स्टेट के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक मामले में तो लगता है कि कांग्रेस कामयाब हो रही है, और वो है कि ये जो वोटर लिस्ट वाला मुद्दा है और जो ये SIR का मुद्दा है, इसको एक सीमेंट, वो जो एक एडहेसिव का प्रचार था ना, मजबूत जोड़ है बहुत। संदीप जी, इसको बिल्कुल एक सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये अपने आप में एक कामयाबी है भाई कि सारे विपक्षी दल जो हैं वो राहुल जी के साथ इस मुद्दे पर चल रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो अभी तक बाकी मुद्दों पर नहीं हो पाया था, इसीलिए शायद इस मुद्दे को छोड़ने के लिए आप लोग तैयार भी नहीं है। संदीप जी। लाल जी, विपक्षी एकता की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की लोगों की बात है, लोगों के अधिकारों की बात है, वोटों की बात है। और हंसने वाले भाई के लिए अभी एक शायरी उन्होंने कही या अधूरी शायरी कही, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। कर दीजिए। हम चाहते, अभी तुरंत की रिसेंटली क्रिएट की हुई है, हम चाहते हैं तेरे दिल में जगह बनाना, हम चाहते हैं तेरे दिल में जगह बनाना, पर तेरा दिल तो बेवफा से खुश है।
तेरा दिल तो बेवफा से खुश है, तू जाने तेरा मैं जानू मेरा, ये फैसला, मगर ये फैसला क्यों बरकरार? आप समझिए सर। हाँ, लेकिन ये किसको आपने कहा? ये चुनाव आयोग को कहा, बीजेपी को कहा, कौशल जी की पार्टी को कहा, किसको कहा? नहीं, वो जिसको कहा उन्होंने जो है समझ लिया। ठीक है जी, समझ लिया सर। तो सर आप खुश हैं, आपके दिल में जगह नहीं बची है, आप जो है चोरों से ही खुश हैं, आप लोकतंत्र के हत्यारों से खुश हैं, खुश रहिए। लेकिन देश की जनता जो 60% वोट विपक्ष के नेताओं को देती है, विपक्षी पार्टियों की देती है, उसकी आवाज की अहमियत है इस देश में या नहीं है? सवाल ये है। बिल्कुल। दूसरी सर, अभी आपने कहा, ऋषि जी ने एक बहुत बड़ी बात कही और अच्छी बात कही कि उनका एक उद्देश्य जो है वहां तक पहुंचना था, उसके बाद का क्या उद्देश्य था उनको नहीं पता था। बिल्कुल हमारा उद्देश्य था। आप शपथ पत्र कह रहे थे भाई, देश के सारे सांसदों ने कहा, सबने शपथ पत्र ले रखा था, हम शपथ पत्र चुनाव आयोग देंगे। भैया काहे डर गए? काहे लिए पुलिस को आगे कर दिया? डरपोक शासक की डरपोक चिंटू चुनाव आयोग क्यों डर गया? क्यों पुलिस को आगे कर दिया? चुनाव आयोग के यहाँ प्रवक्ता है नहीं। त्रिपाठी जी, एक संवैधानिक संस्था को आप ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी की जुबान पे, ये हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट आप मत दीजिए। आप अभी ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, मैं आपको रोकता हूँ। शपथ पत्र आप एक संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं, दी जा रही है कि दीजिए शपथ पत्र। आप गलत बोल रहे हैं और वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने पॉलिटिक्स में चुनाव आयोग को घसीटेंगे और इस तरह के बात बेबुनियाद भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये सही बात है। उनके प्रवक्ता यहाँ नहीं है, अभिनव जी। हाँ ठीक है, उनके प्रवक्ता यहाँ चुनाव आयोग के नहीं है। कोई भी, हम एक जर्नलिस्ट के रूप में आपको कह रहे हैं, आप उनके दफ्तर में जाइए, अपनी बातें कहिए। अब सुनिए सर, अभी सर गलत और सही की बात आई। अभी सर लाल जी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि राहुल गांधी का दोगलापन सामने आ गया। सर ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट है। हम ऐसे शब्दों का अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर सकते। डबल स्पीक होता है, मतलब डबल स्पीक। और वो शब्द भी भाजपा के नेता ने, भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने इस्तेमाल किया है सर, हमने नहीं किया है। यही मैं कह रहा हूं कि संदीप त्रिपाठी कह दे भाजपा नेता को दोगला तो वो जो है संसदीय हो जाता है, वो जो है सही शब्द नहीं है। लेकिन देश का एक मंत्री आकर अगर कहेगा तो उसको, अभी आप बता रहे थे पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और उसको आप उसको रिपीट करके बताएंगे कि ये कहा गया है, मतलब क्या बात है? हास्यास्पद सर। उन्होंने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, बाइट में है, वो बाइट में है सर, बाइट में है सर, बाइट में। सर बिहार में एक शब्द बहुत प्रचलित है, आप गए होंगे, पता चला होगा कि मीडिया पहलवान, मीडिया जो है मेहरबान तो गधा पहलवान। ये नहीं, वही है ना, ऐसे नहीं चलता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात चलेगी नहीं। अभी आपने कहा 60% लोग विपक्ष को वोट करता है, 60% से ज्यादा लोग नेहरू जी के जमाने में भी विपक्ष को ही वोट करता था, इंदिरा जी के जमाने में भी 60%। मैं तो कहता हूं जब आप 419 सीटें लेकर आए थे तब भी 52% लोगों ने विपक्ष के लिए वोट किया था जी। हाँ सर, बिल्कुल मैं सहमत हूं। तो विपक्ष की आवाज, कौन सी आवाज दबाई जाती थी? विपक्ष जो कहता था सर इन्होंने घोटाले की बात की, हमने 3 आप कैसे कहते थे कौशल जी की पार्टी को हम दो हमारे दो? कैसे कहते थे कौशल जी की पार्टी को उस समय कि हम दो हमारे दो? याद है? अच्छा, लगता है जम गए, मतलब फ्रीज हो गए। बड़ी नहीं सर, फ्रीज नहीं है सर, चल रहा है। अच्छा ठीक है, एक गंभीर बात कह रहा हूं सर। बोलिए। जब ये विपक्ष थे सर, विपक्ष में थे सर, विपक्ष में थे, जब ये कोई एलिगेशन लगाते थे हम उस पर कार्रवाई करते थे। यहां तक कि हमने 3 कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया और इनके समय में सारे लोग बरी हो गए सर। इन्होंने झूठा आरोप लगाया। छोड़िए, मैं जाना नहीं चाहता, मैं खोदना नहीं चाहता। उस समय के प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगते थे कि वो अपने क्षेत्र में जो है मतपेटी लुटवाते थे। मैं जाना नहीं चाहता। उस समय के प्रधानमंत्री तक पर आरोप है कि अपने क्षेत्र के मतपेटी लुटवाते थे। खैर, कौशल जी जवाब दीजिए। कौशल जी, इन्होंने तो सीमेंट के तौर पर एसआईआर को और मतदाता सूची को अपना लिया है, छोड़ नहीं रहे, क्योंकि लगता है कि ये जो है बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बना रहा है विपक्ष के नेताओं के बीच। कैसे निपटिएगा आप? लालचंद जी, कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस के लिए। अब होगा क्या? 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें, 2024 में 99 सीटें, 2014 से लेकर 2024 तक अगर 57 चुनाव हारे हों
और केवल 14 चुनाव जीते हों तो आदमी छटपटाएगा नहीं। इनकी जमीन चली गई, इनकी परिवारवादी सत्ता खत्म हो गई। और अगर अभी से बात करें तो ये देखिए 2019 में 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 2 जीते 5 हारे। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुए, दोनों हारे। 2021 में 21 में 5 बोलने में त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, नाइंसाफी। कौशल जी ने आपको पूरा सुना था, 4 मिनट सुना है आपका, सुनिए पहले उनका। इसी चोरी का खुलासा तो हुआ। 4 मिनट सुना है सर आपका, पहले उनको सुनिए। कौशल जी को बोल लेने दीजिए, कौशल जी को बोल लेने, फिर जवाब दीजिएगा। मैं टाइम दूंगा ना, टाइम दूंगा, दोबारा आऊंगा संदीप जी आपके पास। कौशल जी को हमको दे दिया, बड़ी मेहरबानी है, सांसद आपने जीता। नहीं कौशल जी को बोलने दीजिए ना, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा संदीप जी। कौशल जी को इतनी बड़ी बेईमानी, चट्टो रिबाल ये चोरी, वो चोरी कर ले रहे हो। त्रिपाठी जी आप बोलने दीजिए उनको भी, कौशल जी को बोलने दीजिए जरा। त्रिपाठी जी देखिए बेचारे चुप हो गए। कौशल जी चुप आ रहे हो, कौशल जी बेचारे चुप हो गए, जरा बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। अरे लालचंद जी, मैं बेचारे बन नहीं, मैं देश की जनता को दिखा रहा हूँ जो हाल यहाँ संदीप त्रिपाठी को, वही राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का पूरे देश में, इसलिए बिलबिलाए और छटपटाए घूम रहे हैं, इसलिए दोगलेपन की बात करते हैं, इसीलिए दोगलेपन की बात करते हैं। हर बार आप देखिए, शुरू से लेकर अभी तक हर बार इन्होंने विरोध किया, हर चीज का विरोध किया। जीएसटी का विरोध किया, नई संसद का विरोध किया, सेंगोल का विरोध किया, सीए का विरोध किया, 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, वक्फ का विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध किया, ईडी, सीबीआई, राफेल, पेगासस। लेकिन कौशल जी यहाँ पर एक अंतर है। कौशल जी एक अंतर है, एकदम बड़ा सा स्क्रीन लगा के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी, साथ में लोगों को लेकर मार्च कर रहे हैं, इसलिए इस बार थोड़ा अलग सा लग रहा है। बताइए। देखिए, इस समय 2 झूठे बहुत पसंद विश्व लेवल पे आए हैं। एक इनका दोस्त ट्रंप और दूसरे लेवल पे राहुल गांधी। ये दोनों झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। अरे मोदी जी बहुत डर लग रहा है। संदीप जी क्यों घबरा रहे हैं? संदीप जी क्यों घबरा रहे हैं? इतनी बार की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी तक जब से राहुल गांधी जी आए हैं तब से होने वाले समस्त चुनावों में लगभग 80% चुनाव राहुल गांधी दूर दूर तक रहे हैं। मोदी जी के होने के बाद राहुल गांधी ने पूजा कराई आपने, मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाइए, आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा दोनों जो है विराम लीजिए, दोनों लोग थोड़ा सा विराम लीजिए, थोड़ा पानी वगैरह पीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, फिर आप दोनों के पास आता हूं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं SIR पर, मैं जरा एक बार ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग ने, अभी बात हो रही थी कि भाई हम अपनी बात कहना चाहते हैं, कहिए, लेकिन जिस तरह से SIR वाले मुद्दे पर 3 राज्यों के चुनाव आयोग के CEO ने राहुल गांधी को कहा है, और चुनाव आयोग ने, मुझे लगता है कि इस बार शायद एक रोक लिया है कि आप एफिडेविट देकर कहिए या फिर माफी मांगिए। ये 2 विकल्प दिए हैं चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ये 2 विकल्प दिए हैं। इस पर अभी तक का क्या डेवलपमेंट है? क्या राहुल गांधी की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स आया अभी तक?
देखिए, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है जिसमें नोटिस भी दिया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति का वोट डालने को लेकर जो अलग अलग जो सूची उन्होंने दिखाई थी, जिसमें टिक किया गया था कि इस व्यक्ति ने 2 बार वोट डाला है, तो उसका वहाँ से चुनाव आयोग को रेस्पॉन्स मिला कि उसने 1 ही बार वोट डाला है। और कर्नाटक में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से नोटिस भी दिया गया है कि आप इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करें। और यहाँ तक उन्होंने कहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कि जो आपने सूची दिखाई है वह चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत नहीं है, यानी कि आयोग उस सूची को ही निरस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो आपने बात कही है वो तो है ही कि आप या तो शपथ पत्र पर इन सब चीज़ों को रखें जो आप आरोप लगा रहे हैं, और आयोग उसके बाद उनकी जांच करेगा और इस पर जो भी स्थिति होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश से माफ़ी मांगे। अब इस पर अभी तक ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया या जवाब राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को नहीं गया है। वनस्पत इसके कि आज जो मीटिंग होनी थी 30 लोगों को जो बुलाया था चुनाव आयोग ने, और जिसके लिए समय भी लिया गया था, वो सभी लोग जाके मिलना चाहते, तो इस वजह से वो मुलाकात भी जो है नहीं हो पाई। तो एक जो संवाद होने की जो गुंजाइश आज थी वो आज पूरी नहीं हो पाई। मुझे लगता है आज अगर कोई संवाद होता और आमने सामने दोनों पक्ष होते तो कुछ आगे बात बढ़ पाती, लेकिन अभी मुझे लगता है दोनों तरफ से आयोग बार बार उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो आरोप दर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में जो संवाद है वो दोनों तरफ से है, लेकिन एक दूसरे के साथ उसमें प्रत्युत्तर शामिल नहीं है। जी, संवाद नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, संवाद नहीं हो पा रहा है। विनोद जी, ये संवाद होगा कैसे? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को बुलाया कि आइए बात रखिए, संवाद नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को कहा कि 30 लोग आकर बात रखिए, संवाद नहीं हुआ। आ रहा हूं कौशल जी, आऊंगा थोड़ी देर में आप दोनों के पास आऊंगा। और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ना 1 ना 30, हम तो 300 लोग या पता नहीं और कितने हजार लोग जाकर संवाद करेंगे। तो ऐसे तो संवाद होगा नहीं, और जब संवाद होगा नहीं तो फिर ये बात ऐसे ही हवा में उड़ती रहेगी, क्योंकि हवा में इस बात को उड़ाना हमारे देश की कई पार्टियों के लिए सूट करता है। लाल जी, अभी जो डिस्कशन के बीच में जो बता रहे थे हमारे गेस्ट, तो बता रहे थे कि आप सीधे मकसद को देखिए कि इस SIR पे इस हंगामे का मकसद क्या है। मकसद आप देखिए कि जिस बिहार में मैंने आपको बताया कि बिहार में इस SIR को लेके कोई चर्चा नहीं है जी। आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, 21 पार्टी जो है अलग अलग उसमें याचिका लेके आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। आज भी एक याचिका पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको, जो आपने कहा कि इसको आप पहले प्रकाशित करने से रोकिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक संस्था का अपना अधिकार है। आप उसमें से जो चुनाव आयोग ने अभी इंटरिम अपना, आप कह सकते हैं उसके में ड्राफ्ट का, पहला ड्राफ्ट का वो लिस्ट है जी, उसमें जिसको चुनाव आयोग ने 22-23 लाख मृत घोषित किया है, उसमें से 15 नाम ले आइए। हम इस पूरे जो इंसेंटिव, इसका इंटेंसिव ये हुआ है, सर्वे हुआ है, उसको हम खत्म कर देंगे। बताइए, 15 नाम, सिर्फ 15 नाम सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पॉलिटिकल पार्टी के और इनके सारे बड़े बड़े वकील को बोला था 15 नाम आप ले आइए। आज तक सुप्रीम कोर्ट में आप नाम लेके नहीं गए। आपका जितना भी आर्गुमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी चुनाव आयोग के आर्गुमेंट के सामने में आपको इस तथ्य को नहीं माना। तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उसका अपना एक शेड्यूल है। इस शेड्यूल के प्रोग्राम में 1 सितंबर तक उसके SIR का जो जितने भी सर्वेक्षण में नाम आए हैं मतदाता, इसका SIR का, उसमें जो छूटे बढ़े नाम है 1 सितंबर का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग फाइनल अपना लिस्ट जारी कर देगी। ठीक है। चुनाव आयोग की लिस्ट जारी करने के बाद बिहार में हो सकता है कि अगले महीने में डेट भी अनाउंस हो जाए। बिल्कुल। आपको दिक्कत यह है कि आप बिहार में आपको बीजेपी NDA सरकार के खिलाफ में 20 साल का नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता था मुद्दा। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जी, क्योंकि आपके पास मुद्दा राहुल गांधी और तेजस्वी हैं। उनको लग रहा है वोट चोरी, वोट चोरी। आप ये माहौल बना के बिहार में जो बात आना चाहते हैं
वो मुद्दा आपका नहीं है बॉस ग्राउंड में। ठीक है। आप इलेक्शन कमीशन के सामने में जो ऋषि जी ठीक है। बता रहे थे, आप अपनी बात जो एक तरह से आप बुझिए कि इलेक्शन कमीशन की चुनौती है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक राहुल गांधी के जितने झूठ आ रहा हूं हैं संदीप जी, उसको आप ही के एक पास तरह से आऊंगा। बेपर्दा कर दिया है कि आओ शपथ पत्र दे के आप बताओ कि ठीक है। तुम्हारी क्या शिकायत है। आप ठीक नहीं है, बताएंगे। ठीक है। संदीप जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आसान सी चुनौती दी कि 15 नाम लेकर आइए, पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। कोई नाम नहीं। आप बिहार से चुनाव आयोग रोज पब्लिश कर रहा है, आज भी इतने दिन हो गए, और जो इनके करीब करीब कितने 1.5 लाख बीएलए है ना राजनीतिक पार्टियों के, 1.5 लाख बीएलए में से कोई शिकायत तो लेकर आए, वो आप ला नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल जी को बुलाता है, आप जा नहीं रहे हैं। कैसे होगी बात, कैसे ये होगा? और जरा हमें समझाइएगा, हम तो उलझ गए हैं। अगर मान लीजिए आपका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी को शुद्ध करने के लिए एसआईआर है, गड़बड़ी का विरोध, शुद्धिकरण का भी विरोध, मतदाता लिस्ट का भी विरोध, एसआईआर का भी विरोध। ये हम बड़ा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो गए हैं कि ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चला रही है कांग्रेस पार्टी, और राहुल जी कैसे चला रहे हैं इसको, बताइए। अरे कुछ नहीं राहुल जी, लालचंद जी, आ रहा फर्जी गांधी का फर्जी नैरेटिव, कौशल जी, फर्जी गांधी का फर्जी नैरेटिव, कौशल जी आ रहा हूँ। पहले संदीप जी, कौशल भूल जाएंगे कुछ। वो पिछली बार आपने टोका था ना, इसीलिए लगता है कौशल जी ने टोक दिया, वरना कौशल जी की आदत है नहीं टोकने की। कौशल जी रुकिएगा, रुकिएगा कौशल जी रुकिएगा। 60% से डेटा आपके फर्जी रहे हैं, आपने फर्जी लोगों के नाम बताए, जो भी फर्जी आरोप लगाए वो सब फेल हो गए। कौशल जी, जिन जिन लोगों का नाम लिखाया वो सब अपनी जगह पे पाए गए, जिनके वोटर आईडी कार्ड थे वोटर आईडी कार्ड सब फेक पाए गए, जिनके बारे में कहा कि 2 जगह वोट डाला उन्होंने मना कर दिया, 2 जगह वोट नहीं डाला। आवाज नहीं जा रही है। फर्जी गांधी का फर्जी नैरेटिव पूरी तरीके से फेक हवा में उड़ गया। जवाब दीजिए संदीप जी, जवाब यही तो आपने पिछली बार किया था। जवाब दीजिए संदीप। फर्जी गांधी के प्रवक्ता बन के जो आप आए हैं, आप बेहतर आदमी है, फर्जी गांधी सेक्टर में अपना करियर मत खराब कीजिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ। नहीं हवा क्यों, क्या बताइए, 4 आपने एपिक नंबर बताए थे, एक ही नंबर था, आयोग बुलाया था, जाते नहीं। आदित्य श्रीवास्तव, विवेक सिंह के 3 रजिस्टर, दोनों फर्जी आरोप निकले। तेजस्वी के पास 2 आईडी निकले। अच्छा से आगे बढ़ के थोड़ा कुछ जवाब दीजिए महाराज, खाली अच्छा करेंगे तो जवाब कहाँ से आए? जब पड़ा था घर पे 9,893 फर्जी आईडी मिले थे उनके खिलाफ। अच्छा, और हाँ से थोड़ा आगे बढ़िए। कीर्ति आजाद आपके ही नेता है, वो कहते हैं कि उनके पिताजी और 1999 में उनके लिए वो बूथ लूटा गया। केरल के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का फेक आईडी था, उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। केरला के सत्ता जूडिशन कहते हैं संदीप जी, ऐसा लगता है कौशल जी ने इस बार बदला चुका लिया आपसे। संदीप जी, तो फेक आईडी बनाने वाले फेक पॉलिटिशियन, इस बार कौशल जी ने पिछली बार का बदला चुका लिया लगता है आपसे। फेक राहुल गांधी का नैरेटिव फेल हुआ है, उसी तरीके से या तो कौशल जी को आवाज नहीं जा रही या बदला चुका रहे हैं। बढ़िया है ना, ठीक है। अब मुझे इस चर्चा को यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय हो गया है समाप्त। शुक्रिया कौशल जी, संदीप जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, और ऋषि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ये चर्चा तो एसआईआर पर थी, लेकिन एक और बड़ी बात, और वो बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय जगत से है कि आसिम मुनीर जो है वो गीदड़ बबकी दे रहे हैं, और ये गीदड़ बबकी के पीछे हताशा है, क्योंकि ऐसी बातें आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से कही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ बबकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बुरी तरह मात खाई थी वो तो आप सभी को याद होगा ही, लेकिन अब कह रहे हैं कि आगे अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो परमाणु हमला कर देंगे। इसमें नया क्या है, पहले भी गीदड़ धमकी देते ही थे। आसिम मुनीर का भारत के खिलाफ अब तक का ये सबसे विवादित बयान है। अमेरिका के दौरे पर गए आसिम मुनीर ने ये बिगड़ी हुई बातें, बिगड़े हुए बोल बोले हैं। पहली बार किसी देश के सेना प्रमुख की अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ ये परमाणु हमले की धमकी है। मुझे लगता है इस पर अमेरिका को भी सोचना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भी धमकी दी आसिम मुनीर ने, कहा भारत ने अगर बांध बनाया तो मिसाइल से उड़ा देंगे। साथ ही आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया भी डूब जाएगी। लेकिन ये तो हुई ऊपर की बात, और भी बहुत कुछ आसिम मुनीर ने कही है।
अपने ही बयान से आसिम मुनीर ने साबित किया कि कितनी खोखली है उनकी ये धमकी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को खुद ही बताया कबाड़ ढोने वाला ट्रक, यानी कितनी जर्जर और बुरी हालत में पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने स्वीकार किया कि भारत तो चमचमाती हुई मर्सिडीज जैसी है, बिल्कुल चकाचक। तो मुनीर के बयानों से सवाल उठ रहा है कि ये उनकी हताशा या फिर बड़बोलापन। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उनको जवाब दे दिया है और जवाब दिया है कि ये परमाणु हमले की धमकी वगैरह सब अपने पास रखो, ये ब्लैकमेलिंग अब चलने वाली है नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले करारा जवाब दिया इन सब पर। इन सब के बीच रक्षा विशेषज्ञ राजीव डोगरा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाली डैम के पानी को भारत को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। ये फैमिली प्रॉपर्टी जो उन्होंने टर्म यूज की है, ये बिल्कुल ठीक टर्म यूज की है, क्योंकि इंडस रिवर के वाटर्स पूरे 6 रिवर्स के भारत की फैमिली प्रॉपर्टी ही है। बोलने से पहले मुनीर को चाहिए कि किसी समझदार आदमी को कंसल्ट कर ले, और अगर ये इसी तरह बोलते रहे तो भारत को चाहिए कि जो अभी भी पानी जा रहा है उसको भी बंद करने का जितना जल्दी हो सके प्रयत्न करें। एक और रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने परमाणु बम की धमकी पर कहा कि यह तो पाकिस्तान के लिए ही सुसाइड होगा। जहाँ तक आसिम मुनीर का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, और उसका किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ता नहीं या उसके टुकड़े नहीं करता, और हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान ने गलती से भी हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो सब कॉन्टिनेंट के लिए कैटास्ट्रोफी होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिजिकल सुसाइड होगा। पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आज इसी पर अब बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश मल्होत्रा जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले गणेश मल्होत्रा जी के पास चलता हूं। गणेश मल्होत्रा जी, ये आसिम मुनीर मुझे लगता है अमेरिका की धरती पर से जब ऐसी बातें कह रहा है तो आसिम मुनीर का क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे। कह रहा है कि एक कबाड़ ट्रक एक चमचमाती मर्सिडीज के ऊपर परमाणु बम से हमला कर देगा। तो आसिम मुनीर की बातों को तो खैर समझा जा सकता है, लेकिन क्या इसमें यह बात भी है कि अमेरिका की धरती पर से वो ऐसा बोल रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी बात। देखिए लालचंद जी, आसिफ मुनीर का ऐसा कहना और अमेरिका की धरती से कहना कोई इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, क्योंकि आसिफ मुनीर को पता है कि अमेरिका में जो बैठे हुए ट्रंप हैं उनका वैसे ही मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार शायद अमेरिका में गर्मी, थोड़ी तापमान ज्यादा रहा है, तो उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, उबल गया होगा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि उनकी जो एक मंशा है, पाकिस्तान में कोई भी आर्मी जनरल होता है उसकी अगली मंशा होती है कि प्रेसिडेंट बनना है। तो प्रेसिडेंट बनने की मंशा है, तो इसलिए बड़ी बड़ी सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों को अपनी तरफ भ्रमित करेंगे। तो जो क्या है कि कई बार हम बात करते करते हमारे जो अंतर्मन से जो है वो सच्चाई बाहर आ जाती है। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि कबाड़ का ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज है, तो उनको समझ आ गई है। क्योंकि आप कितनी देर तक जो है वो इस फैक्ट को नकार सकते हैं कि पाकिस्तान एक कबाड़ बन चुका है, और पाकिस्तान की जनता का एक दुर्भाग्य है कि उनके लोग जो जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक कबाड़ का, कूड़े का एक ढेर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आसिफ मुनीर ऐसा कह रही है, तो मुझे लगता है कि जनता को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा जो एक देश का आर्मी चीफ है वो विदेश की धरती में जाके हमारे देश के लिए कैसे शब्द यूज कर रहा है, तो इसके बारे में आंकलन होना जरूरी है। तो जहां तक उनके जो थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स तो पाकिस्तान पहले भी देता आया है, 19 से पहले भी उसने दिए हैं, 16 से पहले भी दिए हैं, पर हमने बार बार पाकिस्तान की धरती में जाके पाकिस्तान की ठुकाई की है। पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है। तो अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो तो बिल्कुल खोखला साबित होगा। वो अपने खुश
खुद एक हास्य पात्र बन रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया है इस ताजा कीदड़ भपकी पर और ब्लैकमेलिंग पर, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर। लाल जी, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि आज का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं झुकेगा। यस। तो ये आसिफ मुनीर को पता है कि ये आज का भारत मोदी का भारत है और वो किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता है। बिल्कुल। तो ये आसिफ मुनीर का जो ये बयान है अमेरिका में, जो वहाँ पाकिस्तान के लोगों के बीच ही वो अपने उस डिनर पार्टी में बोल रहे थे, तो वो बयान से ये बात आप समझ सकते हैं कि भारत का जो वाटर स्ट्राइक है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट, करारा दर्द हो रहा है लगता है। वो वाटर स्ट्राइक इतना बड़ा है, आपको गणेश जी बेहतर बता सकते हैं कि एक इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ आपने होल्ड किया है, तो ये मुनीर को पता है अभी बारिश का मौसम है, अभी तो नहर में पानी होगा, खेत में भी पानी होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद वहाँ खरीफ के जब फसल के बात होगी और इंडस वाटर के ट्रीटी के हिसाब से पानी होल्ड होगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। 22 से 23% जीडीपी जो है उसका एग्रीकल्चर से है लाल जी। तो ये आर्मी चीफ जो फील्ड का में जो फील्ड मार्शल है और वो जो बना है अभी फील्ड मार्शल, तो उसको पता है कि वहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा संकट पानी का जब पंजाब और सिंध में होंगे तो उसका फील्ड मार्शल कहीं का नहीं रह जाएगा, धरा के धरा रह जाएगा। बिल्कुल। इसलिए वो कहता है कि भारत अगर किसी तरह वहां पे अगर बैरिज बनाने की बात करेगा या हाइड्रोलिक पावर बनाने की बात करेगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एश्योर कर रहा है कि हम मिसाइल से दाग देंगे। तो ये बड़बोला जो ये मुनीर है, उस बड़बोला मुनीर की इस बात को ये इतनी गंभीरता से दुनिया नहीं लेती है। लेकिन अमेरिका से ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात कही है, जो अभी MEA ने जो उसका जवाब दिया है, वो ये है कि आप वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी जो वहां की मिलिट्री है उसका जिस तरह से एक गठजोड़ है और वो ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने टेररिज्म को एक तरह से ढाल बनाता है, इसमें दुनिया को देखनी चाहिए। ये आसिफ मुनीर एक फील्ड मार्शल का ये बयान दुनिया के लिए एक बड़ी घातक साबित हो सकता है। गणेश मल्होत्रा जी, कबाड़ का ट्रक भी अगर मान लीजिए मर्सिडीज से आकर के टकरा जाए तो थोड़ा छोटा मोटा डेंट तो हो ही जाता है। तो ऐसे में भारत की तो तैयारी है। मुझे कल भी याद है कि अभी हमारे सेना प्रमुख ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और जल्दी ही लगता है कुछ ना कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो बिल्कुल चमचमाती मर्सिडीज भी तैयार है ना फिर? बिल्कुल तैयार है, टकराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं उनको हमने हवा में ही ध्वस्त कर दिया है, तो वो तो हमारे साथ टच भी नहीं हो पाए, तो टच होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा जो बात आती है, जैसे विनोद जी ने कहा कि वो एक फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल नहीं है, वो फील्ड मार्शल है, तो वो सही है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और आगे जो उसकी मंशा है एक प्रेसिडेंट बनने की, उसको वो मतलब कि एक तरीके से बता रहा है। ठीक है। जहां तक सवाल है कि वो अमेरिका में बैठ के ऐसी धमकी दे रहा है, तो अमेरिका को भी इसका आंकलन करना चाहिए कि किस ढंग से अमेरिका चल रहा है। और हाँ, और जैसा विनोद जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि टेररिस्ट के जरिए कुछ ऐसा कोशिश कर सकता है, पर हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हमें डैम बनाने की जरूरत भी नहीं है। हमने जैसे 22 अप्रैल के बाद जो ट्रीटी को अबेंस में रखा था, तो हमने बता दिया कि पाकिस्तान को हम पानी कैसे रोक सकते हैं, और उसके बाद उसका कितना गहरा असर होता है। कि पानी रोका नहीं जा सकता है। शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि आधी दुनिया डूब जाएगी, डूबेगी वो दुनिया, क्योंकि इतने लोगों का उन्होंने कर्जा ले रखा है, तो जब उनके पैसे मारे जाएंगे, सच में डूबेगी, फाइनेंशियली डूबेगी, सच में। शुक्रिया, जबरदस्त पॉइंट था ये। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला की, और पाठशाला के साथ साथ वहां विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मधुशाला बनाम पाठशाला का विवाद जारी है और इस बीच यूपी विधानसभा में सपा का हंगामा। पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के शिक्षा नीति का विरोध किया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सपा की योगी सरकार को घेरने की रणनीति है और विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आज जो था वो कल तक के लिए स्थगित हो गया। यूपी विधानसभा के 4 दिन का ही ये मानसून सत्र है और इसके पूरी तरह हंगामेदार रहने की संभावना दिख रही है। विपक्ष विधानसभा के इस सत्र को बहुत छोटा बताकर इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार के मुताबिक विधानसभा का यह सत्र 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने नारा लगाया, आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। तो सीएम योगी ने कहा ये कैसा पीडीए पाठशाला है जहां ग से गधा पढ़ाकर शिक्षा से मजाक कर रहे हैं। ग से गणेश भी तो पढ़ा सकते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा का पुराना संस्कार दिख रहा है कि वो उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम गरीब को पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए ग फॉर गरीब है हमारे लिए। ग फॉर गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। ग फॉर हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग फॉर गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ। विकास, जिस तरह से कि आज ये हंगामा हुआ, जो पाठशाला पीडीए पाठशाला है उस पर तो जो चीजें चल रही हैं, लेकिन विधानसभा में आज हंगामा हुआ, आगे भी लगता है ये 4 दिनों तक शायद ही कुछ कामकाज हो पाए या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, इस बार जो मानसून सत्र है इसमें सीएम योगी ने आज सत्र की शुरुआत में ही कहा कि हर विषय पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, बस आप सकारात्मक मुद्दे लेकर आए हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी ने कहा चूंकि इस सत्र में एक खास चीज होने वाली है, 13 तारीख से विधानसभा में 24 घंटे से ज्यादा का सत्र जारी रहेगा, जो आने वाले 25 सालों के विजन पे होगा, जिसमें हर एक विभाग अपना प्रस्तुतिकरण देगा कि विकसित भारत में क्या कुछ योगदान हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार एक बड़ी तैयारी है। इस मानसून सत्र में 13 तारीख से खास विषय चालू होगा और आज जब पहले दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो हंगामा जारी रखा, जिसके कारण आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं सकी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम सारे मुद्दे हैं, उनमें से पीडीए पाठशाला भी एक मुद्दा है, जो तमाम सारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके मर्जर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी। लेकिन सरकार की तरफ से ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सारी चीजें की जा रही हैं वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। ये उन जगहों पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ स्पष्ट कह दिया था आके कि कोई भी स्कूल का मर्जर नहीं किया जाएगा ऐसे स्कूलों का जिनकी 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हो, 50 से बिल्कुल जहाँ पर ज्यादा बच्चे हो, कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। हरी झंडी के बाद ही तो इसे लागू किया गया है। लेकिन खैर जो भी हो, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी जो विधानसभा का सत्र है उसमें देखना होगा कि वो कितना चल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है। विकास, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ध्यान